टेस्ट सीरीज 3 पेज 164 क्वेश्चन नंबर 10 10th क्वेश्चन पढ़ें जी सभी। A, B and C were partners sharing profits in the ratio 3/8, 1/2 or 1/8. तो क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा गड़बड़ करके दे देते हैं रेशियो, और हमें ध्यान रखना जब भी रेशियो का मतलब तभी होता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। इन दोनों में डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 8 है, इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर और नीचे। 4 अंदर 4 हो गया, फाइनल रेशियो ये है 3/8, 4/8 और 1/8, ये ओल्ड रेशियो। A retires selling his share of profit to B and C for ₹3 lakh। 3 लाख रुपए में अपना शेयर बेच दिया। बेसिकली ये गुडविल का ही अमाउंट है। कोई मैं शेयर अपना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको, तो कैपिटल का हिसाब तो होता ही होता है एसेट लायबिलिटी के थ्रू। जो एक्स्ट्रा पैसा जाता है जो बुक्स में नहीं होता वो गुडविल का पैसा ही होता। तो 3 लाख रुपए में ये दे रहा है अपना शेयर, और 2 लाख रुपए बी देगा और 1 लाख रुपए सी देगा। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि बी ज्यादा क्यों दे रहा, तो डेफिनेटली गेन भी ज्यादा कर रहा होगा। तो बेसिकली जो है ये गेनिंग रेशियो दे रखी है। कोई पर्सन ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है तो डेफिनेटली वो ज्यादा गेन कर रहा है, कोई पर्सन कम अमाउंट दे रहा है तो डेफिनेटली वो कम गेन कर रहा है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो मांगी है, ओल्ड प्लस गेन, रिटायर हो रहा है ए, तो बच्चा बी और सी। बी का ओल्ड बताएं 4/8, सी का ओल्ड बताएं 1/8। अब बताइए क्या प्लस करो, 3/8 into 2/3। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। देखिए जो ए रिटायर हो रहा है अगर वो सारा शेयर बी को देता तो ऐसा प्लस करते हैं, सारा का सारा बी में प्लस कर देते। अगर ए अपना सारा शेयर सी को देता तो ये सारा का सारा सी में प्लस कर देते, लेकिन वो 2:1 में दे रहा, 2/3 ए को और 1/3 सी। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हमारा आंसर आ जाएगा, न्यू रेशियो मान लीजिए। चलिए और पूछिए। से मैं वो तुम्हारे मुश्किल लगा दो, ये जो होते हैं टैक्स का मिसिंग फिगर सर एक छोटा सा पहले 4 बता दो ना। Four 4 की बता दो। जर्नल एंट्री तो भी कैलकुलेशन नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट 2 लाख, 2 लाख रुपए फर्म की गुडविल वैल्यूड वाली। इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 1,20,000, 1,20,000 बुक्स में अपीयर हो रही है, उसको राइट ऑफ कर दिया जाता। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ये शेयर है जो 1/5 नए पार्टनर का सी का। What amount he is supposed to bring for goodwill, तो नया पार्टनर गुडविल को एंट्री तो करनी ही नहीं है इसमें, एंट्री तो करनी ही नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी थी। पुरानी गुडविल तो राइट ऑफ कर दी जाएगी, वैल्यूड वाली गुडविल के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। तो 2 लाख into 1/5 40,000, 40,000 का आंसर आएगा। अच्छा ये मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में डाउट है, चलिए आ जाते हैं मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन पर। 166 पेज नंबर पर है, 166 पेज नंबर पर मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन नंबर। A and B share the profits of a business in the ratio of 2:1, ये इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। They admit C into the firm for 1/5 share in the profits which he acquired from A and B in the ratio 3:2। ये 3:2 ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। नया पार्टनर जो 1/5 शेयर ले रहा है वो A और B से 3:2 में ले रहा है, तो 3:2 जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows। बहुत ही बेसिक बैलेंस शीट दे रखी है सर। बैलेंस शीट में एक भी आइटम ऐसी नहीं है जिसे बिना कहे एडजस्ट करना हो, जैसे कि रिजर्व, जैसे कि गुडविल, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऐसी कोई भी आइटम नहीं।
From the following information given below, complete revaluation account, partners capital account and a new balance sheet of ABC. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ एक काम कर रखा है, टोटल दे रखा है कि टोटल 2 लाख रुपए होगा और क्रेडिट साइड में लिखा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लगता है आपको, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी होगी या कम हुई होगी? बढ़ी होगी, क्योंकि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट आता है, असेट की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट वाली बात है। तो पेन उठाइए, आप याद इसमें नोट कर लीजिए, टोटल डेबिट साइड का 2 लाख है तो टोटल ऑफ क्रेडिट में भी 2 लाख लिख लो, पक्की बात है वो भी 2 लाख ही होगा, 2 लाख रुपए टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अब सर क्रेडिट साइड में तो सिर्फ एक ही आइटम है तो उसमें भी 2 लाख ही आएगा, पक्की बात है ना? तो बाय लैंड बिल्डिंग के सामने लिख लीजिए 2 लाख रुपए। समझ आ गई इतनी बात? अच्छा, लैंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। तो नई बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आएगी? 7 लाख। तो लिख लीजिए नए वाली बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग के सामने 7 लाख। ये भी नोट में कर सकते हैं आप। सर मैं दोबारा करूंगा नहीं ये टेस्ट सीरीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा हुआ है टू स्टॉक और उसके बाद लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इसका मतलब सिर्फ एक ही एसेट की वैल्यू डाउन हुई है स्टॉक की, बाकी और किसी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में झांके, इसमें लिखा हुआ है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ए के नीचे 1 लाख। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से तो प्रॉफिट ही आता है, तो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लिखा हुआ है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसमें ए के सामने 1 लाख रुपए लिख लो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से पता लग गया हमें कि ए के सामने 1 लाख रुपए आना। सर क्वेश्चन में अच्छा बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में? 2:1। 2:1 की रेशियो है सर, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। सर ए को 2 मिलना है, बी को 1 मिलना है और ए को 1 लाख रुपए प्रॉफिट मिला है, तो बताओ बी को कितना मिला होगा? 50,000, क्योंकि इसको आधा मिलता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है जी, तो आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसमें बी के सामने लिख लीजिए 50,000। आउटर कॉलम में 1,50,000, तो स्टॉक कितना आ गया? 50,000, क्योंकि टोटल 2 लाख है। इसका मतलब सर स्टॉक की वैल्यू 50,000 रुपए कम हुई है। स्टॉक बैलेंस शीट में कितना था? 2,50,000 से कम हो गया, कितना बच गया? 1.5 लाख। तो नई वाली बैलेंस शीट में लिख लीजिए स्टॉक 1,50,000। नई वाली बैलेंस शीट में स्टॉक 1,50,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां लिखा हुआ है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख, तो बी के नीचे लिख लीजिए 50,000, क्योंकि 1 लाख प्रॉफिट ए को मिला है तो बी को प्रॉफिट मिलेगा 50,000। सही बात है सर। एसेट्स में जितनी बाकी की एसेट्स बच गई उसकी वैल्यू एज इट इज लिख दें, क्योंकि कोई चेंज नहीं है उनमें। तो पहली आइटम मशीनरी 6,20,000 लिख लीजिए नए वाली बैलेंस शीट में, मशीनरी 6,20,000। लैंड बिल्डिंग हो गया स्टॉक पे। डेटर, डेटर में कोई चेंज नहीं है, लिख लीजिए नई बैलेंस शीट में डेटर 1,60,000। अब सर बैलेंस शीट की एसेट साइड में सिर्फ एक आइटम रह गई, बैंक, करेक्ट। लायबिलिटी साइड पे आ जाता है सर। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, नई वाली बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिख दीजिए एज इट इज 3 लाख, जो पुराने वाले क्रेडिटर्स थे। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाइट के बाद ब्लैंक छोड़ा हुआ क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? बैलेंस बीडी लिख लीजिए, बैलेंस बीडी भाई, बैलेंस बीडी लिख लीजिए 7 लाख 5 लाख। हाँ जी, ए में 7 लाख रुपए और बी में 5 लाख रुपए। आप टोटल करने में सक्षम है? ए का 8 लाख। हाँ जी 8,60,000 टोटल ऑफ ए 8,60,000। तो बैलेंस शीट में भी यही आ जाएगा, ठीक है।
समझ पा रहे हैं सभी? पार्ट नहीं चल रहा? तो नए वाली बैलेंस शीट में भी लिख लो कैपिटल ए के सामने 8,60,000। सर बी पर आ जाते हैं। सर प्रीमियम फॉर गुडविल ए को मिला है 60,000, तो बी को कितना मिला होगा? सैनिटाइज करके पता बी को कितना मिला होगा? ध्यान से देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी रेशियो में बढ़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ता है। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी? 3:2। सर ए को मिला है 60,000 रुपए, तो बी को कितना मिला होगा? समझ में आ रही है बात? 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और इसको मिला है 60,000, तो इसको 3 के हिसाब से मिला है, डिवाइड कर दिया मैंने 3, तो 1 के हिसाब से कितना हुआ? मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो 2 के हिसाब से कितना हुआ? कितना हो गया जी? 40,000। तो लिख लीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के सामने बी के नीचे 40,000। टोटल करने में सक्षम है जी बी का? कितना आ रहा है? 590 सही है जी। 5,90,000 टोटल आ रहा है बी का। वही लिख दीजिए टोटल में, वही लिख दीजिए बैलेंस शीट में, वही लिख दीजिए बैलेंस शीट में भी। 5,90,000 टोटल आपको 4 बार लिखना है टोटल में, दोनों जगह, और बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में। टेस्ट सीरीज 3 लिख लिया जी सभी ने? चलिए सी पर आते हैं। सर सी का टोटल दे रखा है 3 लाख रुपए, भाई बैंक के सामने ब्लैंक है, तो यहाँ कितना आएगा? 3 लाख। कितना? एक आइटम तो मिसिंग है, तो टोटल पता हो हमें और एक ही आइटम आनी है ऊपर, तो वही अमाउंट आएगा 3 लाख। तो बैलेंस शीट में भी 3 लाख आएगा, बैलेंस शीट में भी 3 लाख आएगा। अब सिर्फ और सिर्फ सर बैंक रह गया। बताओ जी बैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ओल्ड बैंक कितना था? 20,000। नया पार्टनर कैपिटल कितने लाया? 3 लाख। नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लाया? 4,20,000। पुराना बैंक बैलेंस 20,000, नया पार्टनर कैपिटल लाया 3 लाख, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल आया। ये गला कैसे आया? 60,000 रुपए ए का है, 40,000 रुपए बी का, टोटल 1 लाख रुपए हो गया। हो गई जी मैच? कितना आसान क्वेश्चन था। हाउ बैंक में 3 लाख का हुआ था। पुराना भी लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल भी ऐड करना। और कुछ डाउट्स? टेस्ट सीरीज 3 20 लाख डाउट पूछिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज 3 के। डाउट नहीं है फिर आप लोगों को? मेरे डाउट्स के लिए रेडी है? जो लास्ट क्वेश्चन है जी कैश फ्लो वाला निकाले। सर आप पूछ रहे हो? इसमें लिखा हुआ सर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसा रेयरली होता है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ पर्टिकुलर एक एक्टिविटी मांगी। इन जनरल क्वेश्चन फुल फ्लेज मांगा जाता है 6 नंबर में पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी मांग ली, उसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा देती, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, छोटा कर दिया क्वेश्चन बट कॉम्प्लिकेट कर दिया।
ये वाला तो छोटा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे एडजस्टमेंट का। अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 on which depreciation of 20,000 had been charged was sold for 10,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज लिखा हुआ 18,000। ये सब दो डेप्रिसिएशन कैसे आ गए बताएगा कोई? सर हाँ जी बता। ये जो डेप्रिसिएशन 20,000 है, ये मशीन वाला है। तो जो 10-18,000 है वो भी मशीन का ही है। नहीं आपने बताया, उस दिन मैंने पूछा था, आपने बताया था नहीं ये जो अलग से 18,000 वाला दे रहा है, ये बाकी सारी चीजों का है। जैसे ये वो 20,000 चीजों का भी तो लगता है। ये 20,000 है अब तक के पुराने सबका है, और ये 18,000 है इस साल का, मतलब 20,000 सबसे पहले का। बिल्कुल सही। 18 जो 20,000 रुपए है वो एसेट सोल्ड का टैप है। जो एसेट बिकी है 10,000 में, उस एसेट पे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, इट मे बी 1 ईयर, इट मे बी 5 इयर्स, कितने भी साल हो सकते हैं। ये टोटल एक्शन उस मशीनरी पर है जो हमने बेची। 18,000 रुपीस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड एसेट सिर्फ एक ही है मशीनरी, तो सिर्फ उसी का है। मतलब 20,000 डेप्शन भी मशीन का है और 18,000 रुपए डेप्शन भी मशीन का है, लेकिन 20,000 उस वाली मशीन का जो बिक गई, 18,000 उन मशीन्स का है जो बची हुई है, रिमेनिंग मशीन। तो फिर जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे उसमें डेप्शन ऐड करते हैं। तो 20 ऐड करें कि 18 ऐड करें या 38 ऐड करें? 38 नालायक 18,000। दोस्त जो प्रॉफिट में से लेस होता है उसी को ऐड बैक करते हैं ऑपरेटिंग का, ये रूल सीखा था हमने, इसी लॉजिक से हमने ऐड करना सीखा था। तो पीएनएल में 18,000 है तो क्या होगा? करंट ईयर का डेप्शन। एक बात बताइए, 20,000 डेप्शन जो है वो कई सालों का मिलाकर तो हो गया, इसी साल पीएनएल में माइनस हुआ होगा? नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। समझ पा रहे हो? इस साल के पीएनएल में तो हमने सिर्फ 18,000 ही माइनस किया होगा ना, इसलिए वही ऐड बैक करेंगे। समझ आ रही है बात? सर लेकिन यहाँ लिखा तो होगा कि 20,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड है। जो 50,000 रुपए के साथ है ना कॉस्ट लिखी हुई है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, उस पे डेप्शन अब तक का 20,000 रुपए चार्ज हो चुका है, ये चीज इंडिकेट कर रहा है। सर तो इसको एक्यूमुलेटेड ही मानेंगे कॉस्ट। इस 20,000 का क्यों ना, इस 20,000 समझ आ गई ये बात? तो ऑपरेटिंग में ऐड कौन सा करना है? 18,000 ऐड करना है, जो करंट ईयर वाला है। अच्छा मुझे बताइए, जो एसेट हमने बेची है उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 20,000 का। सर 50,000 की मशीन, 20,000 का डेप, तो उसकी वैल्यू बची, बुक वैल्यू बची 30,000। 30 वाली चीज चेंज में बिकी है तो 20 का लॉस हुआ। तो 20,000 का लॉस ऑपरेटिंग में क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे। सर मशीनरी जो है वो पुरानी थी, 56,000 की दे रखा है ऊपर, और साल के एंड में बैलेंस 82 हो गया, बढ़ गया, जबकि बेची भी है, डेप्रिसिएशन भी लगाया है हमने, फिर भी वैल्यू बढ़ रही है। क्या लगता है क्या हुआ? परचेज। ये परचेज अकाउंट बना के नहीं मिलेगी, लेकिन अकाउंट क्यों बनाएंगे? हाँ जी, डेप्रिसिएशन तो दे रखा है हमें मतलब वही नहीं है, वही क्योंकि हमारे को हमें आइटम दे रखे हैं वो वाला था बनाएंगे ही हम। अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो अकाउंट अगर आप बना भी लोगे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी? परचेज ऑफ मशीन मिल जाएगी, बात पक्की है, लेकिन परचेज ऑफ मशीन कब करोगे क्या ऑपरेटिंग में? अगर इस क्वेश्चन में फुल फ्लैज कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा होता या सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मांगी होती तो बनाते अकाउंट। सिंपल सी बात है जी, अकाउंट बनाते टाइम हमें फिट रखना है सर इससे क्या मिलने वाला है, हमें सेल भी पता, प्रॉफिट लॉस भी पता, डेप्शन भी पता। अकाउंट बना के करेंगे क्या? परचेज तो मिलेगी, परचेज का काम ही नहीं ऑपरेटिंग में कुछ, क्यों बनाएंगे? समझ आ गई बात? तो अकाउंट नहीं बनाना। सर इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है 23,000, क्या करें? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड और फिर लास्ट में सब टैक्स माइनस। सर क्वेश्चन में कहीं पर भी ना प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट नहीं दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम ये अज्यूम करते हैं यही अमाउंट पेड है और यही अमाउंट मेड है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो मेड वाला ऐड होता है और पेड वाला लेस होता है।
जब क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दे रखा है तो वी हैव टू प्रेज्यूम यही मेड है और यही पेड है। तो यही ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे सबसे शुरुआत में और यही ऑपरेटिंग में लेस करेंगे सबसे एंड में। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें। डिविडेंड पेड बताइए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस ऐड कर देंगे एंड प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। जैसे हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं उसमें तो हमारा आंसर टैली हो जाता है। हाँ जी। लेकिन इसमें तो होगा ही नहीं। हाँ इसमें डले नहीं होगा। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर पता कैसे लगेगा कि सही है कि गलत आंसर? जब मैं चेक करके बताऊं। सर पेपर में नहीं तो हर क्वेश्चन उल्टा पता लगता है। एक बात बताओ, कैपिटलिज्म आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे पता लगता है? हर क्वेश्चन तरीका नहीं होता पता लगाने का कि सही है कि नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है सरप्लस से लेकर के मशीनरी तक टोटल 7 इंफॉर्मेशन है। अब आपको ये बताना है कि इन 7 में से कौन कौन से आइटम इग्नोर करोगे आप, कोई यूज नहीं होगा इस आंसर में। कैश एक मिनट रुक जाओ। आप सरप्लस बताएं, आप इन्वेंटरी बताएं, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गुडविल, कैश इन हैंड। हाँ जी, सरप्लस पे आ जाइए। ये कैश है ना, तो सर कैश को इग्नोर करते हैं हम। नहीं सर, पूरी बैलेंस शीट अरे वो हो गया ना हमारा नेट प्रॉफिट था नहीं, नेट प्रॉफिट तो हो गया तो 20,000 का लॉस हो गया ना, वो नेट लॉस 18,000 रुपीज का नेट लॉस है। ठीक, चलो इन्वेंटरी बताइए जी, यूज है कि नहीं है, और अगर यूज है तो क्या करना, प्लस या माइनस? सही, अपनी बारी का वेट कर। यूज है जी, बताओ क्या लगता है, प्लस करेंगे माइनस करें? अपनी बारी का वेट करें जी सभी। सर माइनस करेंगे कितना? 8,000। परफेक्ट है। आगे बढ़ जाइए। ट्रेड रिसीवेबल सर करंट एसेट है, यूज है, इंक्रीज हो रही है तो हम माइनस करके 13,000 से। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाइए। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हाँ जी, बढ़ रहा है, हाँ जी, इंक्रीज सर माइनस हो गया। कितना? 4,600। रूल क्या था प्लस माइनस करने का? एसेट के साथ एसेट अगर इंक्रीज होगी तो माइनस होगा, ठीक है, और माइनस डिक्रीज होगी तो प्लस होगा। और लायबिलिटी के साथ लायबिलिटी के प्लस हो रही तो प्लस, माइनस हो रही तो माइनस। ऑप्शन एक्सपेंस असेट है कि लायबिलिटी? प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है? प्लस हो रही है, हम क्या करेंगे फिर? प्लस। आगे बढ़ जाइए। गुडविल कुछ नहीं होगा। करेक्ट सर, नॉन करंट एसेट का कुछ नहीं होगा हमेशा ऑपरेटिंग में, ये श्योर है आप? ये इसी क्वेश्चन में नहीं होगा। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो ये गुडविल अमाउंटाइज आ गई तो फिर तो ऐड होगा। नॉन करंट एसेट है इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं आप, ये रीजन गलत दे रहे हैं। समझ पा रहे हो आप देखिए सही रीजन। बिल्कुल सही सर, इसमें गुडविल इंक्रीज हो रही है, दैट मींस गुडविल परचेज करी है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। अगर गुडविल डिक्रीज हो रही होती मतलब गुडविल अमोर्टाइज्ड है तो वो ऑपरेटिंग में आता, ऐड होगा। समझ आ गई बात? तो नॉन करंट एसेट देखते इग्नोर नहीं करना, डिफरेंस देखना, चेंज देखना। कैश इन हैंड आप पर आ गया, आगे वापस। अच्छा आपकी बारी, बताओ क्या करें, प्लस के माइनस? कुछ भी नहीं करेंगे सर, ये तो तीनों एक्टिविटी में कहीं नहीं आता, लास्ट में आता है। मतलब कभी भी क्वेश्चन या तो ऑपरेटिंग मांग ले या सिर्फ इन्वेस्टिंग मांगे या सिर्फ फाइनेंसिंग मांगे, कैश इन हैंड इग्नोर कर देंगे हम। ये तो तभी काम आएगा जब फुल फ्लेज क्वेश्चन मांगा हो। सर तो फाइनेंसिंग आएगा तब भी इग्नोर करेंगे। कैश इन हैंड का क्या मतलब फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में तो एसएफ और एनसीएल आता है, वो लास्ट में आता है उसके फाइनेंसिंग में थोड़ी ना होता है। वो तीनों आंसर्स ऐड करने के बाद तब एडजस्ट करते हैं उसको, फाइनेंसिंग में नहीं आता वो। आगे बताइए जी, मशीनरी भूल जाइए, एडजस्टमेंट कुछ दे रखी है, एडजस्टमेंट कुछ दे रखी है, भूल जाओ, फिर बताओ मशीनरी। सर डिक्रीज करेंगे 26,000। आप बताइए। ऐसे ही क्या है? इग्नोर करेंगे सर। इग्नोर करेंगे। देखिए मशीनरी रीजन दें आप।
सर क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है पिछले साल से, तो प्रिज्यूम करेंगे कि परचेज ही करी होगी। और परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग में कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आप बताइए कि मशीन डिक्रीज हो रही होती तो क्या करते? डिक्रीज हो रही तो भी एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा मान लीजिए और मशीन डिक्रीज हो रही है तो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं या एड लेस करते हैं, कुछ करते हैं? इग्नोर ही करते हैं कि वो आप बताइए, सर सेल्स में होता है ना। आप बताइए। सर डेप्रिसिएशन मान लो। बिल्कुल सही जवाब जी। एसेट डिक्रीज हो रही होती है तो हम डेप्रिसिएशन प्रिज्यूम करते हैं, सेल नहीं। रीजन तो डेप्रिसिएशन ही क्यों प्रिज्यूम करा, सेल क्यों नहीं प्रिज्यूम करा? वो हर साल होता है। डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, सेल हर साल नहीं होती। ठीक है, तो एसेट घटे तो डेप्रिसिएशन है, ऑपरेटिंग में प्लस करते। इंक्रीज का कोई रोल नहीं ऑपरेटिंग में। वन 167 पेज नंबर जी। जो भी क्वेश्चन करा था हमने मिसिंग फिगर वाला, उसके चॉइस में जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4, कौन बच्चा बता सकता है? जी देखते हैं, चैलेंजिंग पॉइंट है। 4.25% of the general reserve was to be kept as provision for doubtful debts। कौन बच्चा कर सकता है? जी देखते हैं। सर एडजस्टमेंट बतानी है ना कैसे होगी? एंट्री बता दो, एंट्री बता दो जैसा आपकी इच्छा हो। ज्यादा बढ़िया रहेगा, एडिशन बताओ कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ लिखेंगे, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिखेंगे, सर बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे। बैलेंस शीट में आएगा सर ये। अच्छा, कहाँ से आया कि बैलेंस शीट में आएगा? बताइए बैलेंस शीट में कैसे लिखें? सर जनरल रिजर्व में से माइनस करेंगे 15,000, और सर डेटर्स में से माइनस करेंगे 15,000, प्रोविजन बनाएंगे। कोई और आंसर है किसी के पास? सर बाकी मैंने तो बात नहीं। हाँ जी, बचा हुआ जनरल रिजर्व बांट देंगे। बिल्कुल सही। ये वाला आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये वाला गड़बड़ हो गई। 60,000 में से 15,000 हमने यूज कर लिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, तो 45,000 का बच गया। जब भी रिजर्व बचेगा तो हम इसको छोड़ने नहीं बचाओ, वरना नया पार्टनर उसका फायदा उठा ले। ठीक है, उसे बिना कहे बांट देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में 45,000 रुपीज बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, तो जनरल रिजर्व का 25% हमें प्रोविजन बनाना है। 60,000 का 25% 15,000। जनरल एंट्री अगर आए एग्जाम में, जनरल रिजर्व डेबिट होगा सर पूरे अमाउंट से, प्रोविजन क्रेडिट होगा सिर्फ इसके 25% से, और फिर पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। 45,000 बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, जिससे पूछूंगा वही रिप्लाई करेगा। पढ़ लीजिए आप। मैं एंट्री भी पूछ सकता हूँ, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि रिवैल्यूएशन में किस साइड कितना आएगा, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड कितना आएगा, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि बैलेंस शीट में किस साइड कितना आएगा। जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख तो मशीन में। रियलाइजेशन की रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट तो डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर बनता है। ठीक है, चलिए बाकी एंट्री सही बताई थी। आगे आप बताएं जी रिवैल्यूएशन में किस साइड कितना? निकुंज सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 1 लाख। डेबिट साइड में 1 लाख की। बैलेंस शीट में आगे बताइए बैलेंस शीट में कितना? सर पीछे
हालांकि नीचे शक्ल करके बैठ जाते हैं सर, आता है। मुझे दिखेगा ही नहीं नहीं, है। मुझे पता ही नहीं पाऊंगा मैं तो। एक लाख आएगा। 1 लाख बैलेंस शीट में 1 लाख आएगा। आगे आदित्य आप ट्राई कीजिए। हाँ सर 1 लाख है सर, इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1 लाख क्यों बोला था सही बोला था। सही बोला है। सर? 50 से डिक्रीज हुई है ना। नहीं, 2 है। 2 और 22 में फर्क जाना है। 50,000 तक डिक्रीज हुई है। यहाँ लिखा होता मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 50,000। अगर ऐसा लिखा होता तो 50,000 से घटती और नई वैल्यू 1 लाख बचती। तो बैलेंस शीट में 50। हाँ जी, डिक्रीज्ड टू 50,000 का मतलब है घट घट के 50,000 रुपए तक घटानी। तो टोटल 1 लाख से घटी, चेंज वाला अमाउंट 1 लाख है, रिवैल्यूएशन में 1 लाख, बचा हुआ बैलेंस बैलेंस शीट में 50,000। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। राहुल आप बता, जनरल एंट्री अमाउंट के साथ, पहले बिना अमाउंट के बताइए। बिल्कुल सही, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से वैल्यू बढ़ानी अमाउंट। मैंने क्या अमाउंट ट्राई कीजिए। 45,000 गलत है। कोई बेसिक चीज होती है मैं क्लास में डिस्कस ही नहीं करता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट है उसके अंदर। सर 4 lakh 5,000। आपकी बारी आगे। देखो लेवल टेस्ट सीरीज बनाई इसी हिसाब से है कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। टेस्ट सीरीज 1 बहुत इजी थी, थोड़ा सा लेवल बढ़ा 2 में, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है 3 में, ऐसे 6 लेवल तक बढ़ता रहेगा। सर 4,95,000। सर आपने पूछा भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 45। गलत है, सर 49,900 गलत। फिर ट्राई कीजिए। पचास 50,000 सही जवाब। भूल जाते हैं ना सभी बार बार अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाला कौन सा। 10% वैल्यू घट चुकी है, इसका मतलब ये 90% वैल्यू है। Asset was valued under valued by 10%। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू अगर 100 रुपए है तो उसको 10 कम लिखा हुआ है, 90 में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा जो घटी हुई वैल्यू है, 4.5 लाख रुपए अगर 90 रुपए है तो 10 रुपए कितना, ये 50,000 है। 50,000 रुपए से रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, वैल्यू बढ़ रही है। और बैलेंस शीट में कितना आएगा? 5 लाख रुपए। क्लियर हुई बात? स्टॉप, फिर कवर करोगे देखना। सर पूरा यकीन है मुझे आप पे ट्रस्ट है। सर बैलेंस शीट में तो 1.5 लाख आएगा। लेकिन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सर सही, और सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आएगा 30,000। गलत। सर डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब सर ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए थी तो उसमें गलती से 20% बढ़ा दिया गया और बुक्स में वैल्यू ये लिख दी गई। अब क्वेश्चन में 1,80,000 रुपए वैल्यू दे रखी है, ये 120 के हिसाब से है, तो बताओ ओरिजिनल वैल्यू कितनी? ये 1,50,000 आ गया, ओरिजिनल वैल्यू 1,50,000 है, इसमें हमने गलती से बढ़ा करके 1,80,000 लिखा हुआ। अब इसको वापस सही करेंगे, 30,000 से वैल्यू गिराएंगे। असेट की वैल्यू घटती है तो लॉस होता है,
रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000 और बैलेंस शीट की एसेट साइड में 1 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंडर वैल्यूएशन में 100 माइनस रेट, ओवर वैल्यूएशन में 100 प्लस रेट। पिछली बार अंडर वैल्यूएशन था तो 100 माइनस 10 90 किया था। इस बार ओवर वैल्यूएशन है तो 100 प्लस 20 120 किया। ओवर वैल्यूड है मतलब वैल्यू गलती से ज्यादा लिखी हुई है, अब घटानी है तो लॉस हो गया। अंडर वैल्यूड का मतलब गलती से वैल्यू कम लिखी हुई है, अब इसको ठीक करेंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट होगा। पूरा क्वेश्चन करवा लोगे आप लोग ऐसे? सर ये वाला अंडर वैल्यू का था और ये वाला ओवर वैल्यू का था। हाँ। एटीन्थ क्वेश्चन, रिजोल्यूशन चैप्टर। लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, Edu's loan of 40,000 was discharged at 42,000। पता है कीजिए मेरे कॉपी का खुद से। बोले एड्यू लोन अकाउंट डेबिट कितना? 40,000। 40,000। Edu's loan account debit 40,000 आएगा जी। आगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक 42,000। टू बैंक 42,000। तो जब भी पार्टनर लोन आए तो पार्टनर लोन फुल अमाउंट से डेबिट कर दो जितने का लोन अमाउंट है। Edu's लोन डेबिट 40,000। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट करो, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करो। पैसा जा रहा है 42,000 टू कैश अकाउंट 42,000 और जहां बैलेंस दिखे वहां लिख दो रियलाइजेशन। डेबिट साइड दिख रहा है तो डेबिट साइड। सर ये 42,000 हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं ना? जैसे ऑप्शन नहीं है कुछ, बैंक और कैपिटल सबसे छोड़ना होता है दोस्तों। बैंक के लिए कैपिटल ऐसे कैसे पॉसिबल है? सर मतलब हो सकता है कि तुरंत पे ना करो, कैपिटल में ऐड कर दियो। तो मेंशन करता है ऐसा, स्टार्ट का मतलब तो पेड होता। थर्ड पॉइंट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, creditors to whom the firm owed 50,000 rupees accepted stock of 30,000 rupees at a discount of 20% and the balance in cash। अलिया जी बताएं। यस सर। सर मैं करूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 26,000। सही है। सभी का अमाउंट आ रहा है 26,000। यस। टोटल से क्रेडिटर 50,000 के थे, इनमें से कुछ स्टॉक ले गए। स्टॉक 30,000 का है लेकिन इसमें डिस्काउंट लगा हुआ है उसने 20% मतलब 6,000
तो स्टॉक को 24,000 में ही लेकर के गया, तो बैलेंस कितना रह गया 26,000, उसकी पेमेंट हुई। ये तो लायबिलिटी के बदले में स्टॉक गया, ना पैसा आया ना पैसा गया, ना पार्टनर रिसीवर ना पार्टनर गिवर, इसलिए इस 24,000 की कोई भी एंट्री नहीं हुई। इस 26,000 के लिए पैसा जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 26,000। और मैंने इस चैप्टर की वीडियोस ऐप पे डाल दी थी, रिवाइज कर लेना इसको अगर वीक लग रहा हो चैप्टर की। 19 क्वेश्चन किस किसने कर लिया जी और हो गया एनपीओ। 19 क्वेश्चन एनपीओ किस किसने कर लिया और हो गया। एक बच्चे ने भी नहीं करा, बैलेंस शीट टैली हो गई थी, डाउट वगैरह आ रहा है इसमें। लास्ट में 3 निकले 20 21 और तो कोई 9th क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करते हैं बताइए। कैपिटल अकाउंट में। एग्जांपल दीजिए कैसे पहचानोगे फिक्टिशियस एसेट कौन सी है। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है गुडविल का। गुडविल इज एन इंटेंजिबल बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, एक्सप्लेन। सर फिक्टिशियस एसेट पहचानोगे कैसे। डेवलपमेंट मशीन का भी होता है जी सर। सर एडवर्टाइजमेंट देखिए, एडवर्टाइजमेंट का वो सही एग्जांपल है। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट आपको दिख जाए एसेट साइड में तो वो फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। कंपनीज में आता है डिस्काउंट टू इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये भी होता है फिक्टिशियस एसेट। बेसिकली जो एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं तो हमने राइट ऑफ नहीं करे हैं अब तक, उन्हें कहते हैं फिक्टिशियस एसेट, गुडविल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन की एंट्री बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल जनरल रिजर्व अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, गलत। ये भी गलत है सर। सर पार्टनर्स कैपिटल टू जनरल रिजर्व। हाँ जी, गलत सर स्टेटमेंट में पीएनएल आएगा। गलत। बोलो तो इजी क्वेश्चन है, पूछूं ना पूछूं सारे बच्चे आंसर दे देंगे इसका। सर ये तो अच्छा करा आपने। प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल तो रिजर्व मैं गलत बोल रहा हूँ। नो एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अमाउंट। बिल्कुल सही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो पीएनएल में आ जाए। जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना ये एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट का बंटवारा होता है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, पीएनएल में नहीं। सर इसमें लिखा होना है कि पार्टनरशिप फॉर्म में हो रही है, हो सकता है कंपनी प्रोप्राइटरशिप तो कोर्स में नहीं है दोस्तों हमारे। नहीं मतलब हो सकता है कंपनी में हो रही है। कंपनी में अगर होगी तो सरप्लस, आप यहां से बोलते हैं ना आपको वैलिड मान लेता पूरे मार्क्स देता। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, फिर एंट्री की होगी। तभी पीएनएल में तो नहीं आएगा जनरल रिजर्व, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो। जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन होता है, जनरल रिजर्व पीएनएल में आएगा नहीं।
प्रोप्राइटरशिप में हालांकि एप्रोप्रिएशन वाला काम हम पीएनएल में ही करते हैं, जैसे कि पार्टनर की सैलरी हो, प्रोप्राइटर की सैलरी हो, प्रोप्राइटर की कैपिटल पे इंटरेस्ट हो, जो जनरल रिजर्व हो, जो पीएनएल अकाउंट में ही लिखते हैं प्रोप्राइटरशिप तो हमारे कोर्स में नहीं है। या तो क्वेश्चन आप मान लो पार्टनरशिप का, या क्वेश्चन आप मान लो बैलेंस कंपनी का। पार्टनरशिप का मान दो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन आएगा, कंपनी का मान दो तो सरप्लस आएगा, ठीक है। इसमें पीएनएल कभी नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन, सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 50,000 और क्लेम है 10,000 और 3 पार्टनर हैं, बताइए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 50,000। सर रिजर्व हमेशा पूरा खत्म करना होता है, 50,000 से डेबिट कर देंगे। आगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब क्लेम हो गया ना, प्रोविजन नहीं है। टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 10,000। आगे पार्टनर्स में ए बी सी कैपिटल में टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, जो बच गया 40,000 वो बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:2, करेक्ट। सेम क्वेश्चन आप मुझे आपसे दोबारा पूछना है, अगर ये चैप्टर डिसोल्यूशन होता, सेकंड क्वेश्चन अगर डिसोल्यूशन चैप्टर में आता फिर कैसे करते? 2-3 मिनट का समय लगाओ, बहुत अच्छे सोच के जवाब देना, इंस्टेंट रिप्लाई नहीं चाहिए। तो चेंज होगा तो आंसर में बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज। सोच के आंसर दें, जल्दबाजी नहीं करें, गलती होने के पूरे चांस हैं। अगर ये सेम इंफॉर्मेशन डिसोल्यूशन चैप्टर की होती तो कुछ ऐसे स्टार्ट होता इन डिसोल्यूशन, फिर आगे ऐसे ऐसे लिखा होता। हाँ कैश डेबिट रिवेंशन डेबिट पार्टनर, पूरे क्वेश्चन में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, आप कैश अकाउंट डेबिट कर ही नहीं सकते। हाँ जी, तो क्लेम में हम वर्कर हैं कि हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं? हाँ जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन और वर्कमैन रियलाइजेशन डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन। जल्दी ना करें, जल्दबाजी में गलत होगा, सोच के आंसर दें। क्या रोल था रिजोल्यूशन चैप्टर में रिगार्डिंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, याद कीजिए। सर वर्कमैन कंपनसेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इतनी चीज सर कभी नहीं बदलेगी किसी भी चैप्टर में कि रिजर्व तो सर हमें पूरा का पूरा खत्म करना ही करना। अब सर ये रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में डालें या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें, इसके रिगार्डिंग क्या रूल था? इसके रिगार्डिंग सर ये रूल था कि हमें स्टेप 1 कंप्लीट करने से पहले स्टेप 2 में झांकना पड़ेगा, एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। अगर कहीं पर भी क्लेम दे रखा तो उतना क्लेम, उतना रिजर्व हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी का बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स में बांटेंगे। आई रिपीट, क्लेम अगर नहीं होता सारा रिजर्व बढ़ जाता, बात खत्म। अगर क्लेम है थोड़ा सा भी तो जितना भी क्लेम है उतने का रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा रिजर्व और बचा हुआ रिजर्व ही पार्टनर्स में बटेगा। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि क्लेम आ गया 10,000 रुपए का, तो क्लेम नाम से नया अकाउंट क्यों खोल रहे हो? रिजोल्यूशन चैप्टर के अंदर हो, अकाउंट क्लोज करना है वो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट से सर 10,000 आएंगे। हाँ जी, रिलेशन अकाउंट में देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, 10,000 डेबिट भी हुआ, 10,000 क्रेडिट भी हुआ। अल्टीमेटली इस रिजर्व की वजह से कोई लॉस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना प्रॉफिट बढ़ा ना लॉस बढ़ा। इस क्लेम की वजह से 50,000 का रिजर्व था, 10,000 यूज हो गया और 40,000 बढ़ गया पार्टनर से। सर रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड क्या नाम है?
रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में 10,000 किस नाम से आएंगे बताइए? जो डेबिट साइड में होता है वो क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में आता है, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व। ये स्टेप 1 की एंट्री है जो बैलेंस शीट खाली कर रहे होते हैं, ये स्टेप 2 की एंट्री है जब क्लेम पे कर रहे होते हैं। सर ये चलेगा स्टेप 1 है या स्टेप 2? सर मैं भी पूछ रहा था। स्टेप रिवाइज नहीं कर रखा हमारे को, बैलेंस शीट खाली करना स्टेप 1 होता है। सर ठीक है सर, जैसे यहाँ पर भी था सर मैं क्वेश्चन था क्रेडिटर वाला, उसमें जैसे लास्ट मंथ क्रेडिटर जो बच जाता है वो स्टेप 3 था, इसमें जो बाकी लाइबिलिटी रह जाते थे बाद में उसको पे करते हैं। सर हम क्रेडिटर भी ज़्यादातर उसी में पे करते थे, वो पता कैसे चलेगा कि थर्ड स्टेप वाली है फिर फर्स्ट में? देखो स्टेप 2 उसे कहते हैं कि जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि पे हुआ है कि नहीं हुआ है कि क्या हुआ, तो स्टेप 3 में उसको पे करते हैं। कोई ऑफिशियल स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैं मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि लर्न करने में इजी रहता है, जो बच्चा रिवाइज कर रहा है टाइम से ध्यान रहता है कि हाँ ये तो स्टेप 1 है तो बैलेंस शीट खाली करना है, ये तो एक ही जगह आएगा, ये तो स्टेप 2 है ये एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं ये दो जगह आएंगे, ये स्टेप 3 है इसका ध्यान रखना है, भूल जाते हैं जनरली बच्चे, इस चीज़ से याद रहता है, ऐसे बना रखे हैं, ऐसे कोई ऑफिशियल कोई स्टेप नहीं है ये। और स्टेप 2 स्टेप 3 मिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टेप 2 की एंट्री भी दो जगह आती है, स्टेप 3 की एंट्री भी दो जगह आती है। स्टेप 3 बल्कि पहले पढ़ाते में स्टेप 2 ही बोलता था मैं उसको, स्टेप 3 अलग से बना के बच्चे भूल जाते थे। स्टेप 2 में एडजस्टमेंट पढ़ी और खत्म कर दिया क्वेश्चन, ध्यान देना है कि कोई चीज छूट तो नहीं गई, इसलिए स्टेप 3 बनाया अलग से। ठीक है जी, तो जितना भी क्लेम हो उतना आपको रिलेशन में ट्रांसफर करना है, बाकी पार्टनर्स में बांटना है कि मिले पे। ध्यान रखिए बात। सर क्लेम का अमाउंट ना इस क्वेश्चन में बना देते हैं 70,000, अब ट्राई कर सकते हैं आप। इसी क्वेश्चन में क्लेम का अमाउंट बना देते हैं 70,000। एक मिनट का समय लाओ, फिर बोलूंगा मैं, जल्दबाजी मत करना, ट्राई कीजिए। सेम क्वेश्चन है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 50,000 और क्लेम 70,000। अब हो सकता है एक एंट्री हो सकता है दो एंट्री हो सकता है 3 एंट्री हो, तो चलिए इसे टाइम लगाइए, जल्दबाजी नहीं करें। हाँ जी, तैयार है किसी का आंसर? पता है जिसका आंसर तैयार होता है, दूसरे को देख रहे हैं। हमारे पास रिजर्व 50,000 का ही होगा। हाँ तो हम सर मैंने कर ली। 50 बोल चलो सही। चलो एक एंट्री आपको, दूसरी एंट्री आपको। सर दूंगी और क्या सर, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, फिर हम 20,000 पार्टनर्स की कैपिटल में से निकाल देंगे, वो रियलाइजेशन में चला जाएगा 70,000 से, और फिर रियलाइजेशन टू गया 70,000। इसमें दो एंट्री का काम सर। ये एंट्री कहना चाह रहे हैं आप? कोई इंप्रूवमेंट इसमें? सर रियलाइजेशन अमाउंट ये 20,000 से होगा। कोई और इंप्रूवमेंट? सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना? सर रियलाइजेशन डेबिट में ये करो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर, कितना? वर्कमैन 50,000 with 20 on each side. Mobilization? सारे तो गलत हो गए। सारे आंसर गलत हैं। देखिए रिजर्व खत्म करना हमारा पहला काम है, इतना रिजर्व है पूरा खत्म कर दीजिए।
रिजर्व खत्म करना है अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम। हमारे पास रिजर्व भी 50,000 तो वही खत्म कर पाए। अगर हमारी एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ रही है 20,000 रुपए की तो वो लॉस हो जाएगा प्रॉफिट रियलाइजेशन। अभी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो कि 20 लाख की बिल्डिंग है और 18 लाख में बिक रही है, तो क्या हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 2 लाख के लॉस से? नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए बना? इसे तो बना प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। हर एक आइटम में प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करने लगे तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस क्या रह गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस क्या रह गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम एंट्री के बीच में लेकर के आए थे इस क्वेश्चन के अंदर, तो सिर्फ इसलिए आए थे कि रिजर्व बचा हुआ था। रिजर्व बांटने में तो पार्टनर्स कैपिटल यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि रिजर्व नहीं जाता रियलाइजेशन में, रिजर्व नहीं जाता रिवैल्यूएशन में। एसेट की वैल्यू में या लायबिलिटी की वैल्यू में कोई भी अप एंड डाउन आए तो उसे तुरंत पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर मत करो। उसी के लिए बनाया है हमने रियलाइजेशन अकाउंट, उसी के लिए बनाया है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिजर्व पूरा खत्म कर देना है जी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। और पेमेंट कितनी हो रही है? 70,000 रुपए एक्चुअल पेमेंट हो रही है। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था किसी को। पैसे तो 70,000 रुपए जा रहे हैं, तो क्लेम 70,000 रुपए। ऐसा डिक्रीज क्रेडिट कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 70,000 से। डेबिट साइड खाली है तो वहां कर लेते हैं। पार्टनर्स ध्यान रखो तभी आएगा जब रिजर्व बच रहा हो। रिजर्व बच ही नहीं रहा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। सिमिलर एंट्री क्यों होगी? पेमेंट तो करनी, रिजर्व भी खत्म करना, पेमेंट दोनों काम करना है। सर वो तो मतलब थर्ड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप का बता। सेकंड स्टेप है क्लेम तो रेशो में दिया होता है ना, क्लेम एडजस्टमेंट में दिया होता है। सेकंड स्टेप कौन? सर नहीं पे तो हम थर्ड स्टेप में करेंगे। थर्ड स्टेप में लोग उन चीजों को पे करते हैं जिसके लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सर इसकी भी तो वो क्लेम तो दे रखा होगा एडजस्टमेंट में, 70,000 कहां से आएगा? 70,000 क्लेम कहां लिखा होगा? एडजस्टमेंट में तो लिखा होगा। सर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 20,000 भी आएगा रियल टू कैश में 10,000 आएगा। 10,000 क्यों आएगा? 10,000 पे किया था, क्लेम 10,000 रुपए का था। बस यही तो एंट्री होगी। ये दो एंट्री होगी, ये वाली और एक ये। लेकिन यहाँ रियलाइजेशन में 50 में आ सकता है। हाँ कहाँ प्रॉब्लम लग रहा है बता आपको? क्या मैच मतलब अगर हम देखते हैं तो वैसे देखते हैं ना कि अमाउंट सेम होते हैं। सेम हो रहा है। डेबिट में 50, क्रेडिट में 50 पहली हो रही है। डेबिट में 70, क्रेडिट में 70 पहली हो रही है। यहाँ अब पे देखो। 20,000 रुपए एक्स्ट्रा वहां से दे दिए। एक बात रिलेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो 50,000 से, रिलेशन अकाउंट यहाँ डेबिट हो 70,000 से। 20,000 अपने यहाँ लॉस बुक हो गया ना 20,000 रुपए का। लॉस पार्ट अकाउंट में तो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल लॉस हुआ 70,000 रुपए का, 70,000 रुपए देने पड़ेंगे वर्कर्स को, क्योंकि 70,000 रुपए के लिए हमने पहले से ही 50,000 रुपए जोड़ के रखे हुए थे, वो यूज कर लिया हमने। 20,000 एक्सेस देना पड़ गया, पेमेंट उसकी लॉस हो गई, ये लॉस जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन थर्ड के केसेस बनाया मैंने। पांचों केसों का आंसर देना जी आप। क्वेश्चन आपको पता है मैं टेस्ट में सेम क्वेश्चन दूंगा नहीं, पर वो चेंज करूंगा। क्वेश्चन 3 में सिचुएशन ये है कि दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, कैपिटल है इनकी 3 लाख और 2 लाख रुपए, रेशियो है 2:1 और इंटरेस्ट कैपिटल का रेट है 9% पर एनम।
और फर्म ने अर्न करा है प्रॉफिट 30,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दें, केसेस छोड़ दो। 27 और 18 तो सब 3 लाख रुपए का 9% हमने निकाला तो 27,000 आ रहा है। 2 लाख का 9% निकाला तो 18,000 आ रहा है। ए ऑप्शन कह रहे हैं जी, बताओ सही है या ए ऑप्शन गलत? गलत है। गलत है, गलत। क्योंकि उसमें वो भी तो दे रखा है प्रॉफिट। देखो 27,000 और 18,000 इसको जोड़ो, ये हुआ 45,000। प्रॉफिट ही 30,000 रुपए, तो कैसे दे देंगे इंटरेस्ट 45,000? ये ऑप्शन गलत आंसर। सही आंसर कैसे निकालेंगे सर? फिर कौन सा केस हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक के अंदर व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, ये वाला टॉपिक हो गया। उस केस में क्या करते थे हम? अवेलेबल प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांट देते। तो 30,000 रुपए को बांट दीजिए 3:2 में, 18,000। 18,000 और 12,000। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। अब जो मैंने बोर्ड पे केसेस लिखे हैं इनके हिसाब से बताएं। पहला केस, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? डी। लास्ट ऑप्शन सर, पार्टनरशिप डीड में नहीं बोल रखा इंटरेस्ट देने के लिए तो नहीं देंगे, पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ बोल रखा। मैंने आगे कहा सेकंड केस डी। मुझे पहले ये बताओ फर्स्ट और सेकंड केस में फर्क क्या है? सर उसमें पार्टनरशिप है या नहीं है वो ही नहीं बता रखा, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं बता रखा। मतलब सर फर्स्ट केस में तो हमने डीड बनाई नहीं, दूसरे केस में हमने डीड बनाई तो है और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ कि एज पर डीड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, डी ऑप्शन। समझ आ गई बात? तीसरी बात, if partnership deed is silent about the treatment of interest on capital, तो क्या मीनिंग? सेकंड और थर्ड केस में क्या फर्क है? सर चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में भी बता रखा। हाँ जी बिल्कुल सही। ट्रीटमेंट क्या मतलब? ट्रीट कैसे करना है उसको? एज अ चार्ज ट्रीट करना है या एज अ एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, इस बारे में नहीं लिखा हुआ। तो व्हाट इज द प्रिजम्पशन? एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन के हिसाब से क्या करते हैं हम? तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट देते हैं। कौन सा आंसर आएगा उस केस में? सी। सी ऑप्शन, 18,000 12,000 का। समझ आ गई बात? तो मतलब सर जो क्वेश्चन के अंदर है वो ये वाला केस है, थर्ड क्वेश्चन है वो ये वाला केस है। उसमें लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कैसे करना है या एप्रोप्रिएशन मानना है कि चार्ज मानना है। समझ में आ गई बात? थर्ड वाला केस क्वेश्चन था। फोर्थ केस पढ़ते हैं। If in partnership deed interest on capital is to be treated as appropriation, सेम हो गया। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, बस फोर्थ में लिखा नहीं था डीड में स्पेशली कि चार्ज ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। फिफ्थ वाले में स्पेशली लिखी है बात कि इसको एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करना है। ये तो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ये तो प्रिजम्पशन होती है। इस तरह से 11th क्वेश्चन करें हमने, गुड सोल्ड टू राम, इसकी एंट्री राम टू से। गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री भी राम टू से, और फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ। ठीक है, तो फोर्थ केस फिफ्थ केस दोनों सेम है, सेम आंसर है 18,000 12,000। समझ आ गई बात? फर्स्ट लास्ट केस, इन पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। ऑप्शन नंबर ए आएगा सर, उसमें चार्ज ट्रीट करना है, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, भले ही लॉस आ जाए, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे प्रॉफिट ना हो चाहे लॉस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट पूरा इंटरेस्ट देना। मैं एंट्री बताना इसके लास्ट वाले केस में, फिफ्थ वाले केस में, और लास्ट वाले केस में एंट्री बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन बच्चा बता सकता? सर स्टेटमेंट ऑफ क्लियरेंस स्टार्टिंग उस पार्टनरशिप में या कंपनी में नहीं, अलग हो जाए सारे। हाँ जी, देखो दो एंट्री में अगर आप करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, डेबिट हो गया, पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगी, कैपिटल बढ़ जाती है इससे, मैंने पैसा लगाया, इंटरेस्ट देंगे उसको, कैपिटल बढ़ाएंगे। ये एक्सपेंस हमने ट्रांसफर कर दिया पीएनएल, क्योंकि चार्ज मान रहे हैं इसको, उससे चार्ज कर रहे हैं इसको पीएनएल। पहले 4 केसेस में ये पीएनएल की जगह पीएनएल ऑपरेशन आएगा। ठीक है जी। अगर आप कंबाइंड एंट्री करना चाहते हैं, सिंगल एंट्री करना चाहते हैं, तो क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। दो एंट्री में करें या सिंगल एंट्री में करें, आपकी इच्छा। पीएनएल तभी आएगा जब चार्ज पेड कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन पेड कर रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए जाते हैं।